क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से इंस्पिरेशन ले सकते हैं? पेड्रो सांचेज ने ट्रंप की हुकूमत को सीधी चुनौती दी है। ईरान को लेकर ट्रंप की दबंगई का सीधा जवाब दिया है और कहा है कि आप जो ईरान पर युद्ध कर रहे हैं वो पूरी तरह से नाजायज है। कहीं ना कहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन साबित हो रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर शोक संदेश तक नहीं जताया, खुद अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, ईरानी दूतावास में हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जाते हैं शोक संदेश देने के लिए, मगर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं जाते। और उससे भी बड़ी बात, IRS देना एक ईरानी जहाज, नौसेना जहाज भारतीय महासागर में टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका उसे तबाह कर देता है, श्रीलंका उसकी मदद करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक एक भी बयान जारी नहीं किया। एक भी बयान जारी नहीं किया। सबसे बड़ी बात, अमेरिका यह कह रहा है कि अब भारत रूस से तेल खरीद सकता है, यानी कि अमेरिका यह फैसला कर रहा है कि हमें कब तेल खरीदना है, कब नहीं खरीदना है। और सबसे शॉकिंग बात, पीटीआई की इस खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इसे उपलब्धि बता रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, भारत से दो चीजें हो रही हैं। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी, और दूसरा भाजपा सरकार का रवैया, और दूसरी बात, हमारा अपना मीडिया जो बार बार हमें शर्मसार कर रहा है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, न्यूज चैनल्स वीडियो गेम्स के क्लिप चला रहे हैं, इधर की उधर तस्वीरें चला रहे हैं, यह कहकर कि यह ईरान जंग की तस्वीरें हैं। नतीजा, अफरा तफरी फैल रही है, लोगों में डर का माहौल है। खासतौर से खाड़ी देशों में बसे भारतीयों में इन न्यूज चैनल्स को देखने के बाद खौफ का माहौल है। नतीजा क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। नतीजा यह हो रहा है कि खालिज टाइम्स को एक खबर करनी पड़ती है कि भारतीय मीडिया किस तरह की झूठी खबरें चला रहा है। इस तरह से हमारी अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हो रही है। नतीजा, भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक फरमान जारी करना पड़ता है, जो अब मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने जो रेटिंग्स एजेंसी है BARC, उसे कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। क्योंकि तमाम न्यूज चैनल्स में हो क्या रहा है दोस्तों, जो झूठी खबरें चलाई जा रही हैं, सब कुछ रेटिंग्स हासिल करने के लिए। वीडियो गेम दिखाए जा रहे हैं रेटिंग्स हासिल करने के लिए, इधर के उधर वीडियोस को ईरान जंग का हिस्सा बताया जा रहा है रेटिंग्स हासिल करने के लिए। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों। आपको याद है, जब रूस और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था, तब भी कई भारतीय न्यूज चैनल्स ने वीडियो गेम्स को जंग की तस्वीरें बताकर दिखाया था। और फिर ऑपरेशन सिंदूर, याद है आपको टाइम्स नव भारत का वो नजारा, जब छोटे छोटे गुल्लू इस बात को लेकर कूदने लगे थे कि भारत जो है वो कराची में घुस गया है, इस्लामाबाद में घुस गया है। इस तरह से इन्होंने हमारे देश को शर्मसार किया था, दुनिया भर में भारत की बदनामी की थी। और अब हमारी सरकार को यह फरमान जारी करना पड़ रहा है। गौर फरमाएं इसके एक एक शब्द पर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी रेटिंग को 4 हफ्तों के लिए या अगले आदेश तक निलंबित कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस्राइल ईरान संघर्ष के दौरान कुछ न्यूज टीवी चैनल जरूरत से ज्यादा सनसनीखेज और अटकलों पर आधारित कंटेंट दिखा रहे हैं, जिससे आम लोगों में घबराहट फैल सकती है, खासकर उन लोगों में जिनके दोस्त या परिवार प्रभावित इलाकों में रहते हैं या वहीं रह रहे हैं। इसलिए जनहित में मंत्रालय ने BARC को निर्देश दिया है कि वो न्यूज टीवी चैनलों की टीवी रेटिंग पॉइंट्स यानी TRP की रिपोर्टिंग तुरंत रोक दे, और यह रोक 4 हफ्तों तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी। और बात यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों। न्यूज चैनल्स झूठी खबरें चला रही हैं, वो तो दिख रहा है। ये लोग ऑन एयर खुद को मूर्ख साबित कर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, और 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद उस वक्त जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने अमेरिकी दूतावास के बड़े तादाद में लोगों को बंधक बना लिया था। यह खबर इस्लामिक क्रांति के बाद की उस वक्त की खबर थी। और इसी बात का जिक्र अमेरिकी सरकार की प्रवक्ता कैरोलाइन लीविट ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। यह बात हुई थी। क्या आप जानते हैं,
आज तक ने यह खबर चला दी कि ईरानियों ने अमेरिकियों को बंधक बना लिया है, अमेरिकी दूतावास के लोगों को बंधक बना लिया है। अरे भाई, 1979 के बाद से ईरान में वहां पर अमेरिकी दूतावास नहीं है। सही सुना आपने। और फिर पापा की परी को एक पत्रकार ने आईना दिखाया कि मैडम, आप जो दिखा रही हैं वो बकवास है, गलत है। इस तरह से ये लोग देश का नाम शर्मसार करते हैं। देखिए क्या हो रहा था। लेविट यह दावा कर रही है कि ईरानी आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में, और अब अमेरिका पर भी जबरदस्त दबाव। अंजना, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं। 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। और 1979 की उस घटना का कैरोलिन लेविट जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से अमेरिका को आतंकित किया गया था, अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया था, और उसके बाद उन्हें वहां कैनेडियन हाई कमीशन में और स्विस एम्बेसी के अंदर शरण लेनी पड़ी थी। तेहरान में अभी भी अमेरिका का जो कुछ कामकाज है वो स्विस एम्बेसी के जरिए चलता है। उस एपिक फ्यूरी किया गया था, बार बार डोनाल्ड ट्रंप भी इसका जिक्र करते रहे। वो उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र कर रही थी कि हमेशा बीते 40-45 सालों के दौरान हमेशा ईरान जो है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल कहता रहा, कितनी एंटी अमेरिका हेट्रेड है। और उसके बाद जब झूठ पकड़ा गया तो बौखलाहट देखिए कि हटाइए से, हटाइए से। क्या मजाक चल रहा था, ये देखिए। एक बार ये खबर प्लीज हटा लीजिए, ये खबर प्लीज हटा लीजिए बीच से। अपने दर्शकों को बता दें कि वो पुरानी घटना का जिक्र कर रही थी। मैंने कहा ना दोस्तों, भारत दो जगह से बदनाम हो रहा है। पहला, खामोश रहकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, स्पेन के प्रधानमंत्री, स्पेन हमसे बहुत छोटा देश है, मिलिटरीली उसका कोई मुकाबला नहीं है भारत से, मगर फिर भी पेड्रो सांचेज जो हैं, जो अमेरिका के ज्यादा करीब हैं, पेड्रो सांचेज नेटो का हिस्सा हैं। बावजूद इसके पेड्रो सांचेज आईना दिखा रहे हैं ट्रंप को, मगर हमारे यहां पर खामोशी बनी हुई है। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाऊंगा कि किस तरह से कांग्रेस ने ईरान सरकार के साथ अपना शोक जतलाया है और बयान भी जारी किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सलमान खुर्शीद, पवन खेरा पहुंचे हुए हैं ईरानी दूतावास, दिल्ली के ईरानी दूतावास, जहां पर उन्होंने मुलाकात की ईरान के अधिकारियों से, खामिनी के जो विशेष दूत हैं उनसे भी मुलाकात की। इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले हमें बात करना पड़ेगा पेड्रो सांचेज की। पेड्रो सांचेज से कई लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, भारत की क्या मजबूरी है कि वो अमेरिका और इस्राएल की हर बात को मान रहा है। क्या मजबूरी है भारत सरकार की, यह सवाल किया जाना चाहिए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, कौन सी कमजोर रग अमेरिका, कौन सी कमजोर रग पर हाथ रखे हुए। क्या यह अमेरिकी अदालत में चल रहा वो केस है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी फंसे हुए हैं अमेरिकी फेडरल कोर्ट में? जैसा कि आप जानते हैं, गौतम अडानी के खिलाफ केस चल रहा है। क्या यह वो मामला है जिसके चलते भारत कुछ नहीं कह रहा है? नंबर 2, क्या एप्स्टीन फाइल्स में हरदीप पुरी का जो नाम आ रहा है, क्या कारण यह हो सकता है? जो भी हो दोस्तों, आज बहुत जरूरी हो जाता है कि मैं आपके सामने रखूं कि पेड्रो सांचेज किस तरह से ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं और आने वाले दिनों में अपनी विरासत बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर सकते थे, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकते थे, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम मौका गंवा दिया है। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि मैं आपको बतलाऊं कि पेड्रो सांचेज के मायने क्या हैं, जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। गौर फरमाएं। पेड्रो सांचेज ट्रंप के ईरान वाले नैरेटिव को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर युद्ध का विरोध किया है, सैन्य सहयोग से इनकार किया है और अंतरराष्ट्रीय कानून, वह नो टू वॉर के आधार पर अपनी बात रखी है। इसी वजह से यूरोप में वे एक वैकल्पिक आवाज, काउंटर वॉइस के रूप में उभर रहे हैं। इससे उनकी छवि यूरोप, ग्लोबल साउथ और यूरोपीय संघ के अंदर एक ऐसे नेता की बन रही है जो अमेरिका के दबाव के सामने भी अलग रुख ले सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सांचेज ट्रंप को कैसे चुनौती दे रहे हैं। गौर फरमाएं।
सांचेज ने अमेरिका को स्पेन के संयुक्त सैन्य बेस रोटा और मुरॉन को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति देने से मना कर दिया है, जबकि ट्रंप ने स्पेन के साथ व्यापार बंद करने की धमकी भी दी थी। अपने भाषणों में सांचेज ने ईरानी शासन की भी आलोचना की, लेकिन साथ ही अमेरिका इस्राएल के हमलों को अनुचित और खतरनाक बताया और कहा कि इससे लाखों लोगों की किस्मत के साथ रूसी रोले खेलने जैसा जोखिम पैदा हो रहा है। उन्होंने ट्रंप की अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त समर्पण वाली भाषा से बिल्कुल अलग रुख अपना लिया और कहा, युद्ध नहीं चाहिए, बमों से समस्याओं का हल नहीं निकलता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इराक युद्ध का उदाहरण देकर चेतावनी भी दी। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों यह समझना कि क्यों कुछ लोग उन्हें प्रेरणा मान रहे हैं। गौर फरमाइए, सांचेज खुद को ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रहे हैं जो तेहरान के दमन का भी समर्थन नहीं करता और पश्चिम की अति सैन्य कार्रवाई का भी विरोध करता है, यानी समाधान कूटनीति से होना चाहिए। अमेरिका और नाटो के साथ रिश्ते होने के बावजूद उन्होंने अमेरिका को सैन्य बेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसलिए यूरोप के कुछ शांति समर्थक समूहों, वामपंथी राजनीति और ग्लोबल साउथ के कई लोगों को यह लगता है कि एक मध्यम आकार का पश्चिमी देश भी वॉशिंगटन को ना कह सकता है। इसलिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि अलग अलग हलकों में पेड्रो सांचेज की ताकत कैसे मजबूत हो रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो काम पेड्रो सांचेज कर रहे हैं एक छोटा सा यूरोपीय देश कर रहा है जो नाटो का हिस्सा है। यह काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर सकते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे इंस्पिरेशन ले सकते थे, मगर वो पूरी तरह से खामोश हैं। बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों आपके सामने इस बात को लाना कि अलग अलग हलकों में पेड्रो सांचेज का दबदबा किस तरह से बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं यूरोपीय संघ के भीतर। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो कोई यूरोपीय नेता इस मुद्दे पर सावधानी से बोल रहे हैं, लेकिन फ्रांस के मैक्रों और ईयू के कुछ अधिकारियों ने ट्रंप की व्यापार धमकियों के बाद स्पेन के साथ एकजुटता दिखाई है। इससे सांचेज अमेरिकी युद्ध नीति से अलग यूरोपीय लाइन के प्रमुख नेता बन सकते हैं। और अगर हम दुनिया के स्तर पर बात करें तो पेड्रो सांचेज अपना दबदबा कैसे बढ़ा रहे हैं। ईरान और कुछ गुट निरपेक्ष देशों ने स्पेन के रुख की तारीफ की है। इससे स्पेन की छवि मध्य पूर्व और ग्लोबल साउथ में ऐसे पश्चिमी देश की बन सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून की लगातार बात करता है। और जहां तक घरेलू राजनीति की बात है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों की राजनीति समझती है, पेड्रो सांचेज को इसका फायदा घरेलू स्तर पर भी मिलेगा। मगर यहां क्या सोच है? आपको क्या लगता है खामेनी की मौत पर प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो इनकी सोच यह है कि इससे हम हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही दयनीय सोच है, एक बहुत ही शॉकिंग सोच है। घरेलू राजनीति में पेड्रो सांचेज को किस तरह का फायदा हो रहा है, गौर फरमाएं। स्पेन में इराक युद्ध की याद और मध्य पूर्व के युद्धों में शामिल होने का विरोध काफी मजबूत रहा है। इसलिए ट्रंप के खिलाफ खड़े होने से सांचेज की देश के अंदर राजनीतिक वैधता और समर्थन बढ़ सकता है। मगर क्या यहां भारत में किसी को यह बात समझ आएगी? गुंजाइश नहीं लगती। और जैसे मैंने बताया, पवन खेरा और सलमान खुर्शीद ने मुलाकात की ईरान के अधिकारियों के साथ, उनके दूतावास में जाकर, और बाहर निकल के पवन खेरा ने क्या कहा, आइए सुने। शोक प्रस्ताव में सलमान साहब ने और मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से ईरान की जो लोग हैं उनके लिए संदेश लिखा। शोक संदेश है और साथ ही साथ जो करबला की विरासत है, मुझे लगता है इस कुर्बानी से करबला की विरासत जिंदा रहती है। ये कुर्बानी, जैसा कि सलमान जी कह रहे हैं, इसको बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। हम सबको इस कुर्बानी से सीखना चाहिए। बीच रमजान के 10वें रोजे पर भूखे प्यासे एक रहनुमा की इस तरह से निर्मम हत्या हुई है, यह बात आने वाली नस्लें याद रखेंगी। लेकिन इस कुर्बानी को याद रख के साथ साथ इस कुर्बानी से कुछ सीखना भी है। यही हमने अपनी शोक संदेश में लिखा। कांग्रेस ने कहा था, याद कीजिएगा, ये विश्व गुरु नहीं है, ये विश्व चेले हैं। इस तरह की कड़ी शब्दावली का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, आपको इस बात की परवाह होनी चाहिए कि इतिहास आपको किस तरह से याद रखेगा।
त्वरित फायदा मैं नहीं जानता हूं क्या हो रहा है, क्योंकि भारतीय महासागर में अपने आप को महासागर बनाना चाहते थे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर हमारी ही महासागर में अमेरिका ने टॉर्पीडो के जरिए IRIS दीना, एक ईरानी नौसेना जहाज जहां के नौसैनिक पूरी तरह से निहत्थे थे, उस पर हमला किया और उसमें 100 लोग मारे गए। प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं। उस पूरे मुद्दे में श्रीलंका कहीं ज्यादा सख्त तेवर अपना रहा है। हालांकि मैं आपको बतला दूं, भारत की तरफ से खबर आ रही है कि भारत अब एक ईरानी जहाज को शरण दे रहा है, यानी कि देर आए दुरुस्त आए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।